नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय शिक्षा के उद्भव और विकास वाला जो अपना टॉपिक था उसके सेकंड लेक्चर के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे 1913 से लेकर 2023 के मध्य कौन कौन से एजुकेशन से रिलेटेड सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में। यूपीएससी मेंस और एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपको क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर से यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीसीएस में तो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देख लिए जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो है इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के, उसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए वो पूछा है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, ये सब चीज़ें है ना। और यूपीएससी में भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने 1813 से लेकर 1913 तक हमने देख लिया था, है ना, पिछले लेक्चर में। जैसे 1813 का हमने चार्टर एक्ट देखा था, उसमें शिक्षा के बजट की बात कही गई थी, और वो जो ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में आने की इजाज़त दे दी गई थी और वो शिक्षा प्रसार कर सकते थे, है ना। 1 लाख रुपए का बजट जो है वो शिक्षा के लिए दे दिया गया था, है ना। फिर सामान्य जन शिक्षा समिति हमने देख ली थी। लॉर्ड मैकॉले का जो मिनट हुआ करता था वो हमने देख लिया था। फिर वुड डिस्पैच हमने देख लिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। ठीक है, हंटर आयोग हमने देख लिया था। तो हंटर आयोग किसके लिए था? स्कूल वालों के लिए था, क्योंकि मैंने आपको उसमें समझाया था भी था कैसे याद रखोगे, क्योंकि हंटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्कूल में तो करते हैं, तो उसके लिए था वो, है ना। हंटर आयोग के बाद में सैडलर आयोग हमने देखा, है ना। फिर हमने देखा यूनिवर्सिटी जो आयोग कमीशन बना था 1902 में बना था आयोग। फिर 1904 में फिर जो यूनिवर्सिटी एक्ट पारित कर दिया गया था बंगाल में। 1913 का सरकारी प्रस्ताव हमने देख लिया था, वहाँ तक हमने देख लिया। आज हम शुरू करने वाले हैं उससे आगे, माफ़ कीजिएगा, सैडलर आयोग नहीं देखा था, है ना। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। 1913 तक देख लिया था। 1913 के बाद में कौन सा आता है? तो 1913 के बाद में आता है सैडलर आयोग, 1917 से लेकर 1919 ईस्वी तक, है ना। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय एक्ट बनाया था 1904 ईस्वी में, तो उसकी समस्या, उसके बैकग्राउंड जो था वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की समस्या चल रही थी ना, उस समस्याओं के अध्ययन के लिए 1917 में सरकार ने एक आयोग गठन किया था डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में। ठीक है, और सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, 2 भारतीय भी इसमें हुआ करते थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसके लिए जो आयोग 1902 में आयोग गठन किया जाता है, उस आयोग में भी 2 भारतीय होते हैं। ठीक है ना। और आयोग ने 1904 में के एक्ट की कड़ी निंदा की। 1904 में जो यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया गया था, उस एक्ट की यह आयोग कड़ी निंदा करता है। कौन सा? सैडलर आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है। और आयोग ने कहा कि भाई, अगर आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारना है तो आपको माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करना होगा, क्योंकि जड़ें तो यही हैं भाई। नींव अच्छी होगी तभी तो आगे जाके मकान ऊपर अच्छा बनेगा। तो उसी की ये बात है कि अगर आपको विश्वविद्यालय स्तर की यानी यूनिवर्सिटी लेवल की अगर आपको एजुकेशन अच्छी करनी है तो आपको माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, ये है माइकल सैडलर, जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और सैडलर आयोग ने देखिए कुछ सिफारिशें करी थी जो आज अपने भारत में लागू है ना, उसी प्रकार से कुछ ये सिफारिशें हुआ करती थी। जैसे स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, तो अपने यहाँ स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की ही तो है। ठीक है, फिर विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय में भर्ती माध्यमिक परीक्षा के बाद होनी चाहिए, तो आज भी तो ऐसा ही होता है। फिर स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए, तो आज भी तो BA वगैरह जो है वो 3 साल की होती है। फिर ऑनर्स पाठ्यक्रम जो है वो साधारण जो पास वाला पाठ्यक्रम होता है उससे अलग होना चाहिए। जैसे कोई BA ऑनर्स करता है, कोई BA करता है नॉर्मल, है ना, तो जो ऑनर्स है वो अलग होना चाहिए इससे। ठीक है, फिर प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए। चांसलर जो है ना, वो प्रत्येक विद्यालय में एक होना चाहिए। ये सब बातें किसने की थी? ये सब बातें की थी सैडलर आयोग ने। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, 1917 में बनाया गया था, 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में देखिए आ जाता है हार्टोग समिति 1929 में। हार्टोग समिति आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक तो ये क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए कि ये सैडलर आयोग के बाद में आई थी। 1917 में सैडलर आयोग आता है और 1919 में वो अपनी रिपोर्ट देता है। उसके 10 साल बाद जो है 1929 में हार्टोग समिति की गठन इसका किया जाता है। देखिए, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तिरंगा दिख रहा है, और तिरंगा दिखते ही आपको किस चीज़ की
आपके मन में जो है, दिल में, दिमाग में किस चीज़ की भावना आती है? देशभक्ति की भावना, है ना। तो इस समिति का जो मेन उद्देश्य था वही था राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा पर बल दिया जाना, है ना। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था हार्टोग समिति का। यह है सर फिलिप हार्टोग, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इस सर फिलिप हार्टोग है जो इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इस समिति में बस आपको एक लाइन यहाँ से याद रख लेनी है, मैच करवाने के लिए यूपीएससी पूछ सकती है, कोई स्टेटमेंट दे देगी कि हार्टोग समिति का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल देना था, है ना। तो मैं ये तिरंगा इसीलिए लगाया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये दिखे कि हाँ मैंने वो लेक्चर देखा था और हाँ हार्टोग समिति और हार्टोग जो है उसके सामने तिरंगा लगा हुआ था, मतलब देशभक्ति से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में आ जाता है मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, है ना। ये इसका ब्रेन चाइल्ड कौन हुआ करते थे? तो इस योजना के ब्रेन चाइल्ड हुआ करते थे महात्मा गांधी, है ना। इसीलिए देखिए फ़ोटोज़ वगैरह का इस्तेमाल मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फ़ोटो से ही याद रह जाए कि हाँ वर्धा योजना में सर ने बताया था कि गांधी जी की फ़ोटो वहाँ लग रही थी, तो गांधी जी से रिलेटेड कुछ बात होगी, तो गांधी जी के विचारों से मिलते जुलता अगर स्टेटमेंट आए तो आप उसे ठीक कर देना, नहीं तो आप उसे गलत कर देना। तो 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शिक्षा की एक योजना बनाई जिसे वर्धा योजना का नाम दिया गया, है ना। फिर जाकिर हुसैन समिति जो हुआ करती थी, जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया था सबके सामने। और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य क्या हुआ करता था? हस्त उत्पादक कार्य। अब देखिए गांधी जी के मूल शिक्षा जो है किस बात पे गांधी जी बल देते थे? तो हस्त उत्पादक कार्य पर तो गांधी जी बल देते थे, कुटीर उद्योगों पर, इन्हीं का छोटी छोटी चीज़ों पर तो गांधी जी बल देते थे, ग्रामीण स्वायत्तता पर, इन चीज़ों पर तो गांधी जी बल देते थे, है ना। तो हस्त उत्पादक कार्य को बढ़ावा देने के लिए भाई शिक्षा में इन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो विद्यार्थी हैं उसको 7 वर्ष तक जो है वो मातृभाषा में उसकी विद्या जो है उसको देनी चाहिए, यानी उसको स्कूली शिक्षा जो है वो 7 वर्ष तक तो उसको मातृभाषा में देनी चाहिए, जो भी आपकी मातृभाषा हो उसमें, ठीक है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध फिर लागू हो जाता है। देखिए 1937 में तो ये जो है ये योजना प्रस्तुत की जाती है और 1939 में फिर देखिए युद्ध शुरू हो जाता है और फिर जो प्रांतों में स्वायत्त सरकारें होती हैं वो इस्तीफा दे देती है, क्योंकि बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। इसलिए भारत की जो स्वायत्त सरकारें होती हैं जो राज्यों में, वो इस्तीफा दे देती है। उसकी वजह से ये योजना फिर जो है लागू नहीं हो पाती है। तो हार्टोग समिति आई 1929 में और हार्टोग समिति के बाद में आप समझो कि लगभग 10 साल के बाद में आती है कौन सी? 1937 में मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, क्योंकि गांधी जी मौलिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं और ये किस पर बल देंगे? हस्त उत्पादक कार्यों पर ये बल देंगे। और गांधी जी हैं तो भैया वो मातृभाषा पे तो बल देंगे। देखिए कुछ चीज़ें जो है आपको एग्जैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको क्या करना होता है कि हाँ कौन आदमी है, वो किस तरीके के उसके विचार थे, उस चीज़ों से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें भी पकड़ना है यूपीएससी के सफ़र में। सिर्फ पूरे फैक्ट रटने के चक्कर में आप रहोगे तो नहीं रटे जाएंगे, कुछ तो आपको अंदाज़ा वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हाँ, है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सार्जेंट योजना। तो 1944 में आती है सार्जेंट योजना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है, वो 1944 में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करता है जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। और इस योजना में क्या हुआ करता था? प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया कि भैया प्राथमिक और माध्यमिक जो है शिक्षा उसके ऊपर आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया कि भैया उसमें सुधार होना चाहिए। और किसने बनाया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो हुआ करता था उसने इसको बनाया था। और इस योजना में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो उसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये आप याद रख लेना, है ना, ये यहाँ से आप याद रख लेना कि सार्जेंट योजना में जो है 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और अपने डीपीएसपी भी है, अपने मौलिक कर्तव्य भी हैं और अपना मौलिक अधिकार में भी शिक्षा की अधिकार की बात की गई है। 21A में जो है वो यहाँ पर बात हुई है मौलिक अधिकारों में, है ना। और 51A जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों में हुई है और शायद आर्टिकल 45 में जो है वो हुई है डीपीएसपी में बात, ठीक। तो सार्जेंट योजना याद रख लोगे 1944 में। इससे पहले वर्धा योजना, उससे पहले हार्टोग योजना, ठीक है, हार्टोग कमेटी जो आई थी। उसके बाद में देखिए आज़ादी के बाद में 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग गठित किया जाता है। ये देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, है ना, याद ही होगा आपको ये सब चीज़ें। तो
तो इनकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाता है 1948-1949 में, देश जो है वो आज़ाद होते ही। इसका मतलब यह दिखाता है कि शिक्षा का कितना महत्व उस काल के जो अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, उस काल के जितने भी राजनीतिज्ञ रहे थे, उनके दिमाग में शिक्षा जो है वो एक दिमाग में था कि भाई शिक्षा जो है अच्छी सी मिलनी चाहिए। इसलिए तो देखिए आज़ाद होते ही राधाकृष्णन आयोग गठित कर दिया शिक्षा के ऊपर, है ना। और तो स्वतंत्रता के बाद में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर विचार करने के लिए नवंबर 1948 में भारत सरकार ने राधाकृष्णन जो थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया, ठीक है। और आयोग की जो मुख्य सिफारिशें क्या हुआ करती थी वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। उसमें एक तो ये है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये समवर्ती सूची क्या होती है, तो देखिए एक होती है केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। इनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो केंद्र सूची पर केंद्र का अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों अधिकार बना सकते हैं, वो होती है केंद्र सूची। तो शिक्षा जो है वो पहले राज्य सूची में हुआ करती थी, परंतु बाद में देखिए इन्होंने सिफारिश की कि समवर्ती सूची में शामिल कर देना चाहिए और शिक्षा को बाद में देखिए समवर्ती सूची में शामिल भी कर दिया जाता है, शायद से 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके थ्रू, ठीक है ना। तो इनकी एक सिफारिश तो होगी कि समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल कर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा भाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का नाम आपने सुना होगा ना, जो नेट वगैरह का एग्जाम करवाता है, तो वही। तो ये कौन से आयोग की जो उस सिफारिश में बनाया गया था, तो ये राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। ये दो चीज़ें तो आपको याद रख लेनी है, इसीलिए मैं हाईलाइट करके लाया हूँ। एक तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश, और यूजीसी बनाने की सिफारिश किसने की थी, तो वो बनाया था, वो सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग ने, ठीक है। फिर देखिए इन्हीं की सिफारिश को मानते हुए 1953 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में यूजीसी जो है वो बना दिया जाता है 1953 में, ठीक है ना। तो आप पूछ ले यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम जो है, कोई भी आयोग का एग्ज़ाम हो, वो पूछ ले अगर कि यूजीसी जो है वो किसकी सिफारिश पे बनाया गया था, तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे वो बनाया गया था और समवर्ती सूची में शामिल। ये दो चीज़ें आपको याद रख लेना है। और आज़ादी के बाद ये जो है गठित किया गया था 1948-49 में, आज़ाद होते ही गठित कर दिया था हमने, है ना। उसके बाद में आ जाता है कोठारी आयोग, 1964 में गठित कर दिया जाता है। ये कब था, 1948 में, अभी 1964 में कोठारी आयोग गठित कर दिया जाता है। दौलत सिंह कोठारी होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 1964 में ये गठित कर दिया जाता है शिक्षा आयोग, ठीक है। अब कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में क्या होता है, इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उन सारे स्तरों में समाज सेवा और कार्य अनुभव के विषय शामिल किए जाने चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षा के स्तर हों, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, वहाँ पर समाज सेवा जो है वैसी शिक्षा होनी चाहिए जिस शिक्षा में समाज सेवा पर बल दिया जाए और एक कार्यानुभव के ऊपर भी बल दिया जाए ऐसी शिक्षा जो है होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई नैतिक शिक्षा जो है और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। तो देखिए कोठारी आयोग की जो सिफारिशें हैं ना, वो थोड़ी सी फिलोसफिकल टाइप की है ना, ऐसा करना चाहिए, है ना। नैतिकता वाली इसमें बातें ज़्यादा है कोठारी आयोग में, है ना। तो नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो है उसको व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए, जैसे वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं ना, वोकेशनल एजुकेशन, हाँ, तो वो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो माध्यमिक स्तर पर ही देना शुरू कर दें, ठीक है। फिर उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए, जो भी अध्ययन केंद्र हैं जहाँ पर भी वो अच्छे होने चाहिए, बढ़िया एकदम, ठीक है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर भी इसमें कहा गया कि बल आपको देना चाहिए। कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर बल दिया कोठारी आयोग ने। तो इन्होंने एक तो इसके मुख्य याद रखने वाली चीज़ है कि समाज सेवा और नैतिक शिक्षा पर बल देता है और सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उस पर बल देती है ये कोठारी आयोग की सिफारिशें, है ना। तो राधाकृष्णन आयोग 1948 में, उसके बाद में आ जाता है कोठारी आयोग, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में आ जाती है 1968 की पहली राष्ट्रीय नीति देश की, है ना। तो कोठारी आयोग को जो सिफारिशें जो करी गई थी उसको क्रियान्वित करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की 1968 में। 1964 में जो है वो कोठारी आयोग का गठन किया गया था दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। और उसी कमेटी की सिफारिश के बाद में आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा नीति जो है आज़ाद भारत की पहली शिक्षा नीति जो है वो तैयार कर ली जाती है। इस शिक्षा नीति में क्या था भाई, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो। कौन सी शिक्षा, प्राथमिक, ये याद रखना,
उच्च शिक्षा जो है वो अनिवार्य नहीं है, निःशुल्क नहीं है ना। जो प्राथमिक शिक्षा है ना, वो शिक्षा जो है आपके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। ये कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ठीक है। फिर त्रिभाषाई फॉर्मूला अपनाया गया, यानी एक तो इंग्लिश हो प्लस एक हिंदी हो, ठीक है, और जो आपकी मातृभाषा एक तो इंग्लिश हो प्लस एक आपकी मातृभाषा जो है वो मदर टंग हो, प्लस एक आप जो है कोई भी चूज़ कर सकते हो वैसे, है ना। जैसे मान लो आप उत्तर भारत से हो तो आप एक इंग्लिश चुन सकते हो, एक आप जो है वो साथ ही साथ हिंदी चुन सकते हो, एक कोई भी आप लैंग्वेज जो है वो आपकी मन की स्पेनिश चुन लिया कि मैंने फ्रेंच चुन ली, जो है ये आप कर सकते हो। अगर आप साउथ से हो तो मान लो कि आपने एक इंग्लिश कर ली, अगर आप कर्नाटक से हो तो एक आपने कन्नड़ कर ली, प्लस एक जो है आपने जो भी आपको पसंद है वो एक लैंग्वेज आपने कर ली, इस प्रकार से, है ना। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है किस आयोग किस नीति ने दिया था, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसने दिया था 1968 की त्रिभाषाई फॉर्मूला इसने दिया। फिर विज्ञान और अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण इसमें कर दिया जाना चाहिए, और कृषि और उद्योग के लिए भी शिक्षा जो है देनी चाहिए, उसका विकास भी किया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। और 6% जगह अभी तक भी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पर जो है वो 6% GDP का जो है वो खर्च अभी भी नहीं किया जाता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ें आपको, एक तो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, त्रिभाषाई फॉर्मूला और 6% GDP का शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि सर ये तो 1968 में बनी थी, पुरानी हो गई, नहीं पूछेगी सवाल UPSC, नहीं, कहीं से भी बन सकता सवाल, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, त्रिभाषाई फॉर्मूला और 6% जो है वो GDP का वो खर्च करना चाहिए किस पर, एजुकेशन, जो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके बाद में देखिए 1968 के बाद में सीधा नई जो है वो एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में। इसको याद कैसे रखोगे कब आएगी, तो 1968 ऐसे बनाते हैं ना, अब क्या इसको उल्टा पुल्टा कर दो, 8 को इधर ले आओ, 6 के उधर ले आओ, तो 1986 बन गया ना, बस। तो हमें तो याद रखना है कैसे भी करके, माफ़ करना। तो फिर शिक्षा नीति आ जाती है 1986 में, और नई तो जब वो लागू हुई तब तो नहीं थी, है ना। तो भारत सरकार ने 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, और इस नई शिक्षा नीति में उद्देश्य क्या रहे, भैया साक्षरता दर का तो विकास किया जाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। सार्वभौमिकरण का मतलब सब लोगों को प्राथमिक शिक्षा तो मिले ही मिले, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कर देना चाहिए, है ना। ये वाली बात तो कोठारी आयोग ने भी कही थी कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसका व्यवसायीकरण कर देना चाहिए, ठीक है। फिर है शिक्षा का सामाजिकरण कर दिया जाए। शिक्षा जो है वो ऐसी हो जिसका सामाजिकरण हो, यानी समाज के सभी स्तरों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, और समाज से रिलेटेड, यानी समाज को बांधने वाली बातें उसमें हो, ऐसे नहीं कि तोड़ने वाली बातें हो। तो शिक्षा का सामाजिकरण जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। ये 1986 की शिक्षा नीति होगी। उसके बाद में सीधा 2020 में जो है शिक्षा नीति आती है 1968 के बाद में। इससे पहले हालांकि 1992 ईस्वी में जो है, माफ़ कीजिएगा, 1992 में जो है एक शिक्षा नीति जो है उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, इतना आप याद रख लो। 1992 में संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, और शिक्षा नीति तो फिर सीधी देखिए 2020 में ही आती है नई शिक्षा नीति। तो ये नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी 2020 में बनी है, नया नया है, तो UPSC पूछ सकती है। मेंस में वैसे UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन इस पर पूछ लिया है। देखिए पुराना ढांचा क्या हुआ करता था एग्ज़ाम का, एजुकेशन का, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि भाई 12 साल का जो है वो हुआ करता था। राधाकृष्णन आयोग ने कहा ना कि 12 वर्ष, है ना, कौन से कमीशन ने कहा था 12 वर्ष की जो है वो शिक्षा जो है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको वो दिया जाना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये थे सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग ने कहा था कि 12 वर्ष जो है वो स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, और फिर उसके आगे 3 वर्ष की जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सैडलर आयोग ने कही थी, ठीक है साहब। तो ये अभी तक ये चल रहा था 10+2 यानी 10+2 वाला काम अब तक जो है वो ऐसा ढांचा स्थिति जो है वो चल रही थी, परंतु अब जो है वो आ गया है 5+3+3+4। तो ये याद रख लेना आप, PCS में सीधा पूछ लेगा 5+3+3+4 जो है वो नई शिक्षा नीति का ढांचा है। इतना ही यहीं से भी UPSC क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, जो पहले के 5 वर्ष होते हैं ना, वो 5 वर्ष आपको दिया जाएगा फर्स्ट से लेकर सेकंड क्लास तक जो है आपका ये 5 वर्ष आपको दिए जाएंगे। इसमें देखिए आपको पहले
इसको कहेंगे हम फंडामेंटल स्टेज। और इसमें पहले आपको देखिए प्री स्कूल और बालवाड़ी वगैरह में भेजा जाएगा, उम्र उसमें 3 से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के लिए। फिर 6 से 8 तक की उम्र के लिए आपको 2 वर्ष तक के लिए कक्षा 1 और 2 में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। फिर प्रिपरेटरी स्टेज पे आप आएंगे तो प्रिपरेटरी स्टेज पे आपको 3 वर्ष पढ़ाया जाएगा। 5+3 है ना, तो 3 ईयर्स के लिए कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक, 3 4 5 हो गए ना, तो कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक उम्र आपकी रहेगी 8 से लेकर 11 वर्ष। फिर आ जाता है फिर 3 है, तो ये मिडिल स्टेज आ जाती है। और इसमें देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, और उम्र 11 से लेकर 14 वर्ष तक। फिर आ जाता है 4, तो 4 में जो है आपके आ जाएगा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, और उम्र यहाँ पर आपकी 14 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र आपकी रहेगी जब आप 12th पास आप हो जाओगे। तो इस प्रकार से 5+3+3+3+4 ये ढांचा आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से आपको याद रखने वाली है कि ये कौन सी समिति की सिफारिशों पर आई है ना। हाँ जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बता रहे थे कि कौन सी जो कमेटी थी उसकी सिफारिश के आधार पर ये 2020 की न्यू इकोनॉमिक ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इसे के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर 2020 की एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये इसमें आपको याद रख लेना है। और इसके अगर देखे जाए तो देखिए जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। ये पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने भी यही कहा था, परंतु अभी तक ये 6% हिस्सा जो है वो नहीं हुआ है। फिर देखिए ये बात भी ऑलरेडी की जा चुकी है कि हर बच्चे के लिए जो है एनरोलमेंट 100% तक लाने का लक्ष्य है ना, सार्वभौमिकरण। तो 1986 की जो पॉलिसी थी उसने भी यही कहा, इसने भी यही कहा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है, पसंदीदा विषय चुनने के आपको यहाँ पर मौके विकल्प मिल जाते हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने आर्ट्स ले लिया, ठीक है, और आपको पढ़ना है कि नहीं मुझे एक सब्जेक्ट जो है वो मुझे इकोनॉमी पढ़ना है, तो फिर आप इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते थे कि आर्ट्स में जो सब्जेक्ट हैं वही पढ़ पाओगे। अगर आपने कॉमर्स ले लिया, अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है वो ज्योग्राफी पढ़नी है, तो फिर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब आप सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि भैया मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना है, प्लस मेरे को इकोनॉमी पढ़ना है, प्लस मेरे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो वो सब चीज़ें आप जो है आप चूज़ कर सकते हो इसमें, है ना। और एकेडमिक बैंक इसमें ऑफ क्रेडिट्स इसमें मिलेगा आपके लिए, है ना। और बहुत सारे प्रावधान इसके हैं जो मेंस की दृष्टि से है। वैसे तो उनमें आप देखिए जो भी अच्छी चीज़ें आप हो सकते हो कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हो जाएगी आपकी 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, और आपको पहले डिग्री मिलती थी जैसे कि 3 साल में, और उससे पहले छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था। अब उसमें है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल में, 2 साल का आपने पूरी कर लिया हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पूरा कर लिया हो तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार से है ना, आप जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स आपके लिए छोड़ दिए गए कि यहाँ अगर आपने छोड़ भी दी पढ़ाई, बीच में गैप हो जाता है तो फिर से आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें है। तो इसमें याद रखने वाली प्रीलिम्स के लिए तो यही है कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति जो है उसने इसकी सिफारिश की थी, जो कि समिति कब गठित की गई थी, 2017 में वो समिति गठित की गई थी, उसने सिफारिश की और उसके आधार पर ये बना दी गई है, ठीक है। इसमें 5+3+3+4 फॉर्मूला इसमें लागू किया गया है। बाकी जो भी अच्छी चीज़ें आपको दिखे वो सारी इसमें आएगी, है ना। 6% जो है वो जीडीपी का इसके ऊपर खर्च करना है। तो आज जो है हमने देख लिया है 1913 से लेकर 2023 तक एजुकेशन में जो है कौन कौन सी पॉलिसी वगैरह आती है, उन सब के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है ना। तो इसमें आज हमने देख लिया सैडलर आयोग देख लिया, जो कि 1917 में गठित किया गया था। 1919 ईस्वी में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और इसमें 2 भारतीय भी हुआ करते थे। यही यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगी कि सैडलर आयोग में कोई भारतीय नहीं हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जो थे वो इसके सदस्य हुआ करते थे, और इसने 1904 का जो एक्ट था उसकी निंदा इसने की थी। और इसने जो अभी शिक्षा व्यवस्था है वो सैडलर आयोग ने ही उसकी सिफारिश की थी। याद रखने का तरीका है कि ये सैड ही है ये चीज़ें कि अब तक तब से लेकर अब तक ऐसा ही चला जा रहा है। तो सैड से आपको याद आ जाएगा कि सैडलर आयोग जो उसने सिफारिशें की थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हार्टोग समिति 1929 में तिरंगा देके आप याद हो जाएगा कि उस पर देशभक्तिपूर्ण शिक्षा पर जो है वो बल दिया था। और मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी को देख के आपको याद आ जाएगा। हस्त उत्पादक कार्य 1937 में
फिर 1944 में सार्जेंट योजना आती है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको गठित करता है और ये किस पर बल देता है, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पर सार्जेंट योजना बल देती है। ठीक है। फिर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में गठित कर दिया जाता है, जैसे देश आज़ाद होता है, और इसने कहा कि संवर्धित सूची में शिक्षा को शामिल करो और यूजीसी बनाओ, और ये दोनों ही कार्य बाद में देखिए हो जाते हैं। परंतु देखिए यूजीसी तो इनकी सिफारिश पे गठित किया गया था, पर संवर्धित सूची में जो शामिल किया गया था इनकी सिफारिश के तुरंत बाद नहीं कर लिया गया था, वो 44वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। फिर आ जाता है कोठारी आयोग 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वाली शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, समाज सेवा पर बल देने वाली शिक्षा हो, ऐसा कोठारी आयोग ने कहा। और कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाती है 1968 की, और उसमें देखिए वही 6% की शिक्षा के वे वाली बात हुई है ना। और 6 से ये 14 वर्ष के बच्चे हैं, यानी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए थी, बस ये फॉर्मूला उसने लागू किया। फिर 1986 में शिक्षा नीति आती है, शिक्षा का सामाजिकरण सेम इसके उद्देश्य से। 1992 में एक संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी जाती है। उसमें फॉर्मूला होता है 5+3+3+4 का। ठीक है। बाकी ये सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी इसमें बातें, बोल बच्चन वाली बातें इसमें होती है। तो हमने देख लिया शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें। अब आप कहोगे सर कि शिक्षा से संबंधित पहले आपने क्यों पढ़ाया, तो ये शिक्षा से संबंधित मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया कि देखिए पढ़ाने का उद्देश्य तो मेरा था कि ब्रिटिश काल में कैसे कैसे शिक्षा का विकास होता है, पर मैं कहा अगर एक बार हमने ले लिया है शिक्षा को हाथ में तो पूरा ही निपटा देते हैं। अब देखिए आपको ये समझने में आसानी होगी जब हम धार्मिक सामाजिक सुधार वाला चैप्टर अब आगे पढ़ेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ भारत में अब शिक्षा मिल चुकी है लोगों को, और विदेशी शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त कर ली है, अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो अब ये लोग मांग करेंगे किसकी, भारत में सुधारों की। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था। तो अब जो कल से अपना लेक्चर होगा उसमें तो भारत में जो धार्मिक सामाजिक सुधार जो हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। देखिए छोटा सा लेक्चर हुआ और बढ़िया से क्लियर हो गया। ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए यूपीएससी पीसीएस वगैरह पूछते हैं, यूपी पीसीएस तो पूछती है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप जो है चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।